जरा सोचिए, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें और विशाल पुल हमें दिखते हैं, एकदम शांत अपनी जगह पर, क्या वो सच में इतने स्थिर हैं? असल में वो हमेशा एक बहुत ही धीमी, लगभग अदृश्य गति में होते हैं, जैसे कोई सिम्फनी बज रही हो। तो सवाल ये उठता है कि इंजीनियर्स इस जटिल हलचल का अनुमान लगाते कैसे हैं और इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? आज हम 5 आसान स्टेप्स में इस पूरी कहानी को समझेंगे, ये जानने के लिए कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आखिर बिहेव कैसे करते हैं। ये एक सफ़र जैसा होगा, जिसमें हम एक अकेले हिस्से से शुरू करके पूरे सिस्टम को समझने तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। अभी तक हम एक हिलते हुए हिस्से के बारे में बात कर रहे थे। अब हमें सोचना है कि जब कई हिस्से एक साथ एक दूसरे से जुड़कर हिलते हैं तो क्या होता है। इसे समझने के लिए सोचिए, एक ऑटो रिक्शा है। वो एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम या SDOF सिस्टम है। मतलब उसकी गति को समझने के लिए हमें बस ये देखना है कि वो आगे या पीछे जा रहा है। सिंपल। पर अब सोचिए एक लोकल ट्रेन के बारे में। ये है एक मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम या MDOF सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें कई डिब्बे हैं। हर डिब्बा थोड़ा बहुत आगे पीछे हिल सकता है, लेकिन वो अपने आगे और पीछे वाले डिब्बों से जुड़ा भी है। तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो सवाल ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक तरह की मूवमेंट मुमकिन है, वो उस सिस्टम से कैसे अलग है जिसमें कई सारी मूवमेंट्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए अब उस गणित को देखते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स मोशन को चलाता है। अब देखिए, इसे सिर्फ एक फॉर्मूला की तरह मत देखिए। ये समझिए कि ये उस स्ट्रक्चर के डांस की रूल बुक है, या वो शीट म्यूजिक है जिस पर पूरी सिम्फनी बजती है। ये है MDOF सिस्टम्स का मास्टर इक्वेशन। देखने में शायद थोड़ा डरावना लगे, पर है बहुत सिंपल। ये असल में न्यूटन के नियम का ही एक बड़ा और पावरफुल वर्जन है। ये बस इतना कहता है कि किसी भी पल स्ट्रक्चर पर लगने वाले बाहरी फोर्स जैसे हवा या भूकंप और उसके अंदरूनी फोर्स जैसे उसका अपना वजन, उसकी अकड़न, ये सब हमेशा बैलेंस में रहते हैं। चलिए अपनी ट्रेन वाली एनालॉजी से इसे तोड़कर समझते हैं। M यानी मास मैट्रिक्स, ये है ट्रेन के सारे डिब्बों का कुल वजन। C डैम्पिंग मैट्रिक्स, ये है डिब्बों को जोड़ने वाले कनेक्टर्स के बीच का फ्रिक्शन जो मोशन को थोड़ा कम करता है, जैसे शॉक अब्जॉर्बर्स। K स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये है सस्पेंशन की स्प्रिंगीनेस या अकड़न। और आखिर में P ऑफ T, ये है वो बाहरी फोर्स जो समय के साथ बदल रहा है, जैसे कि तेज हवा का झोंका या पटरी का ऊबड़-खाबड़ होना। अब इस इक्वेशन को याद रखने का एक मजेदार तरीका बताता हूँ। सोचिए, ma यानी मास एक्सेलरेशन, cd यानी डैम्पिंग वेलोसिटी, kv यानी स्टिफनेस डिस्प्लेसमेंट और pt यानी बाहरी फोर्स जिसे हम परेशानी कह सकते हैं। तो बन गया महेश आया, चंदा दौड़ी, कमल विपदा में इज इक्वल टू परेशानी। है ना आसान? बस याद रखने का एक तरीका। तो बताइए, किसी स्ट्रक्चर के वो कौन से 3 इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं जो तय करते हैं कि वो किसी बाहरी फोर्स पर कैसे रिएक्ट करेगा? चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। हर स्ट्रक्चर की अपनी एक खासियत होती है। उसके वाइब्रेशन के कुछ अपने पसंदीदा पैटर्न्स होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गिटार के तार को छेड़ने पर कुछ खास नोट्स ही निकलते हैं। इन्हीं को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और मोड शेप्स कहते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल मोड शेप है जब पूरी की पूरी बिल्डिंग एक साथ आगे पीछे झूलती है। ये सबसे कम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर होता है। समझिए, ये एक बहुत ही बेसिक स्लो डांस मूव है। दूसरा मोड शेप थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देखेंगे कि बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा एक तरफ जाता है तो नीचे का हिस्सा दूसरी तरफ एक S जैसा कर्व बनता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है और इससे आप एक एडवांस डांस मूव समझ सकते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? ये जितने भी मोड शेप्स हैं, ये मैथमेटिकली ऑर्थोगोनल होते हैं। अब ये ऑर्थोगोनैलिटी शब्द सुनने में भारी लगता है, पर ये एक सुपर पावर जैसा है। इसका मतलब ये है कि हम इस बेहद कॉम्प्लिकेटेड डांस को कई छोटे छोटे सिंपल इंडिपेंडेंट डांस मूव्स में तोड़ सकते हैं। हर मूव का एनालिसिस हम अलग अलग कर सकते हैं, जिससे हमारी पूरी प्रॉब्लम एकदम आसान हो जाती है। तो अब सोचिए, एनालिसिस के लिए ये बात इतनी फायदेमंद क्यों है कि किसी स्ट्रक्चर के ये यूनिक मोड शेप्स एक दूसरे से मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए, कभी कभी इंजीनियर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करें।
उन्हें बस सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी का एक क्विक, रिलायबल अंदाजा चाहिए होता है। और यहीं पर काम आता है रेलीज मेथड, जो एक बहुत ही एलिगेंट शॉर्टकट है। रेलेज मेथड एनर्जी कंजर्वेशन के एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। एक पेंडुलम के बारे में सोचिए। जब पेंडुलम सबसे ऊपर होता है तो उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो बीच से गुजरता है अपनी फास्टेस्ट स्पीड पर, तो वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। रेलेज मेथड भी ठीक यही करता है। ये मानता है कि स्ट्रक्चर की मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो उसके मुड़ने से आती है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो उसके हिलने से आती है, के बराबर होगी। बस इसी बैलेंस को सॉल्व करके हम उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक बहुत अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर इंजीनियर्स बिना एक फुल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किए किसी स्ट्रक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी का अंदाजा जल्दी से कैसे लगा सकते हैं? तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और इस संरचना की सिम्फोनी वाली कहानी को पूरा करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? MDOF सिस्टम्स में कई जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इनकी मूवमेंट की रूल बुक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और मोड शेप्स स्ट्रक्चर के अपने डांस मूव्स हैं। मॉडल ऑर्थोगोनैलिटी की सुपर पावर हमें इन मूव्स को अलग अलग एनालाइज करने देती है, और रेलेज मेथड हमें मेन रिदम को पकड़ने का एक स्मार्ट शॉर्टकट देता है। देखिए, इस सिम्फनी को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं है। ये उस फ्यूचर की फाउंडेशन है जिसे आप जैसे इंजीनियर्स बनाएंगे। सोचिए स्मार्ट बिल्डिंग्स के बारे में, जो भूकंप आने पर खुद को एडजस्ट कर लेंगी, ऐसे पुल जो अपनी हेल्थ रिपोर्ट खुद देंगे, और ऐसे शहर जो पहले से कहीं ज्यादा सेफ होंगे। इन सभी इनोवेशंस की जड़ में यही नॉलेज है, ये समझना कि स्ट्रक्चर्स कैसे मूव करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मैं आप सबको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ, जैसे जैसे हमारे स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, उनके इस डांस को समझने की हमारी एबिलिटी, सेफ्टी और इनोवेशन के फ्यूचर को कैसे शेप करेगी।